हेलो एंड वेलकम टू लोयला ट्रेनिंग सेंटर। लोयला ट्रेनिंग सेंटर में मैं तौकीर अहमद खान आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने जेपीएससी के सिलेबस पर एक डिटेल्ड चर्चा ली थी और उस संदर्भ में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल्ड रूप में सिलेबस को समझा था कि जेपीएससी ने जो सिलेबस दे रखा है वो क्या क्या है और तैयारी हम लोग को कैसे करनी चाहिए उसको भी हम लोगों ने हमने आपको बताया था, राइट। देन फिर हम लोगों ने कुछ लिस्ट ऑफ बुक्स की चर्चा की थी कि कौन कौन किताबों को पढ़ा जाना चाहिए जेपीएससी की परीक्षा में सफल होने के लिए, राइट। तो इन चीज़ों पर हमने एक डिटेल्ड चर्चा ली थी। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जेपीएससी की पीटी परीक्षा, जेपीएससी की मेंस परीक्षा और इंटरव्यू, जेपीएससी इंटरव्यू, तीनों में ही ये लाभदायक विषय है, राइट। यहाँ से प्रश्न की संख्या जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। पीटी में 10 प्रश्न में से 6 प्रश्न जो होते हैं, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से 6 प्रश्न होते हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 4 प्रश्न होते हैं पीटी में, जबकि मेंस में पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से 100 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं, 100 नंबर के क्वेश्चन। उसी तरह से इंटरव्यू में भी पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से प्रश्न पूछे जाते हैं, राइट। तो हम लोग तीनों ही डायमेंशंस को ध्यान में रख करके, तीनों ही स्टेज को ध्यान में रख करके हम लोग पढ़ाई करेंगे, पीटी, मेंस और इंटरव्यू, राइट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यानी हो गया राज्य व्यवस्था और संविधान, राइट। राज्य व्यवस्था और संविधान हम किसको कहते हैं? राज्य व्यवस्था और संविधान। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पॉलिटी क्या है, राइट। पॉलिटी यानी शासन व्यवस्था, सरकार, और इस सरकार के 3 अंग हैं, राइट। सिस्टम यानी शासन व्यवस्था के 3 अंग हैं, सरकार के 3 अंग हैं। एक का नाम है सर विधायिका, दूसरे को बोलते हैं कार्यपालिका और तीसरा का नाम है न्यायपालिका, राइट। विधायिका यानी लेजिस्लेचर, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव एंड न्यायपालिका का मतलब हो गया जुडिशियरी, राइट। ये तीनों लोगों का अलग अलग काम है, राइट। जैसे विधायिका का काम है कानून का निर्माण करना, जो भी कानून बन रहे हैं, ठीक है। केंद्रीय स्तर, भारत में 2 स्तर की विधायिका है, एक केंद्रीय स्तर की विधायिका और एक राज्य स्तर की विधायिका। तो केंद्रीय स्तर की विधायिका केंद्रीय सूची के विषय पर कानून का निर्माण करती है, ठीक है, जबकि राज्य स्तर की विधायिका राज्य सूची के विषयों पर, सामान्यतः राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण राज्य की विधायिका करती है, राइट। विशेष परिस्थितियों में केंद्र संसद भी उस पर राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, राइट। तो विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है उन कानून को लागू करना और न्यायपालिका का काम है विवादों का निपटारा करना, राइट। तो तीनों संस्थाएं हैं, एक है विधायिका, दूसरा है सर कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका, राइट। यानी विधायिका का मतलब हो गया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, है ना। जुडिशियरी, ये काम है क्या? इन तीनों का अलग अलग काम है। विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करेगी और न्यायपालिका, है ना, विवादों का निपटारा करेगी। और ये जो विधायिका है 2 स्तरों पर विधायिका है,
एक केंद्रीय स्तर की विधायिका और एक राज्य स्तर की विधायिका। केंद्रीय स्तर की विधायिका को संसद कहा जाता है और राज्य स्तर की विधायिका को राज्य विधानमंडल कहते हैं, राइट। संसद से हमारा आशय है, पूछा जाता है क्वेश्चन पीटी में, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, संसद में सम्मिलित होते हैं। संसद के अंग क्या कौन कौन है, तो तीन लोगों से मिलकर के संसद का निर्माण होता है, तीन संस्थाओं से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। एक है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है लोकसभा। इन तीनों से मिलकर के संसद बनती है, राइट, पार्लियामेंट का निर्माण होता है, ठीक है, राइट। तो केंद्रीय स्तर की जो विधायिका उसको संसद बोलते हैं। संसद केंद्रीय सूची के विषय पर कानून बनाती है, जैसे आपको रेलवे हो गया, नागरिकता हो गया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल, ठीक है, ये सारे जो विषय हैं, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, जितने भी राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, उन विषयों पर अनन्य रूप से कानून बनाने का अधिकार, एक्सक्लूसिव राइट संसद को प्राप्त है, ठीक है। संसद ही सिर्फ इस पर कानून बना सकती है क्योंकि ये राष्ट्रीय महत्व के विषय है, राइट। उसी तरह से राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल पूछेगा कौन कौन लोग होते हैं इसमें शामिल, तो राज्य के विधानमंडल जो बनता है वो राज्यपाल से मिलकर बनता है, राज्य की विधान परिषद से और राज्य की विधानसभा से। इन तीनों से मिलकर के राज्य का विधानमंडल का गठन होता है, राज्य के विधानमंडल का निर्माण होता है, ठीक है। जिस तरह से केंद्रीय जो संसद है, केंद्रीय जो विधायिका है उसमें राष्ट्रपति शामिल होते हैं, राज्यसभा लोकसभा शामिल होती है, उसी तरह से राज्य की विधायिका में राज्यपाल, राष्ट्रपति के काउंटर राज्य में राज्यपाल होते हैं, और उसी तरह से राज्यसभा अपर हाउस है, तो राज्यों में जो अपर हाउस है वो राज्य की विधान परिषद है, और जो लोकसभा है, लोकसभा की तरह ही राज्य में विधान सभा है, ठीक है, राइट। तो इन तीनों से मिलकर के क्या है ना, राज्य की विधायिका का निर्माण होता है, राज्य के विधानमंडल का निर्माण होता है, और ये राज्य सूची के विषय पर कानून का निर्माण है ना, सामान्य परिस्थितियों में राज्य के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर जो है कि राज्य की विधायिका कानून का निर्माण करती है। जैसे पुलिस व्यवस्था हो गया, विधि व्यवस्था हो गया, मनोरंजन हो गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है। ये सारे विषयों पर सामान्य स्थिति में, सामान्य परिस्थिति में राज्य विधायिका कानून का निर्माण करती है, ठीक है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में संसद भी इस पर कानून का निर्माण कर सकती है, राइट, विशेष परिस्थितियों में। आर्टिकल 249, 250, 249, अनुच्छेद 249, 250, 252, 253 और 300 जो है कि 356 की स्थिति में क्या हो सकता है, इन परिस्थितियों में आपको केंद्रीय विधायिका यानी संसद भी कानून का निर्माण कर सकती है इन विषयों पर, राइट। तो विधायिका समझ गए आप लोग, कानून का निर्माण करने वाली संस्था है। उसी तरह से जो कानून बन गया है उनको लागू करने की जिम्मेवारी हमारे कार्यपालिका की है, ठीक है, कार्यपालिका को दी गया है, एग्जीक्यूटिव को दिया गया है, ठीक है। और ये कार्यपालिका जो है हमारे देश में 2 स्तरों पर है, एक केंद्रीय कार्यपालिका और दूसरा राज्य की कार्यपालिका। केंद्रीय कार्यपालिका में कौन कौन लोग सम्मिलित होते हैं, तो केंद्रीय कार्यपालिका में जो शामिल होंगे वो होते हैं राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति केंद्रीय कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। उसके साथ साथ राष्ट्रपति के अलावे जो है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद शामिल होती है, प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिपरिषद। फिर है उसके साथ साथ आपको जितने भी नौकरशाही के सदस्य हैं, सारे नौकरशाही के सदस्य जो है कि केंद्रीय कार्यपालिका के हिस्सा होते हैं। उसके अलावा जो है कि महान्यायवादी जो होते हैं भारत सरकार के, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, वो भी क्या है, केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा है। तो ये मोटा मोटी कार्यपालिका में ये लोग शामिल होते हैं और इनका क्या काम है, जो कानून बन गया, संसद ने जो कानून बनाया है उनको लागू करना, उनको अमली जामा पहनाने का काम केंद्रीय कार्यपालिका करती है, ठीक है, केंद्रीय स्तर की कार्यपालिका। उसी तरह से राज्य की भी कार्यपालिका होती है। राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया है उसको लागू करना है, ठीक है, उसको लागू करना। मनोरंजन से संबंधित कोई राज्य सरकार ने कानून बनाया है या पंचायती राज से संबंधित कोई नियम बनाया है, कानून बनाया है, ठीक है, या फिर कुछ आपको कृषि से संबंधित कुछ कानून का निर्माण किया है सरकार ने, तो उसको लागू करने की जिम्मेवारी केंद्रीय कार्यपालिका की होती है। और इस केंद्रीय कार्यपालिका में जो सम्मिलित होते हैं राज्यपाल होंगे, राष्ट्रपति के काउंटर राज्यपाल होते हैं प्रत्येक राज्य में। और उसके अलावा राज्य की मंत्रिपरिषद जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं,
देन फिर राज्य की नौकरशाही के सदस्य और राज्य का महाधिवक्ता। वहाँ महान्यायवादी था और यहाँ क्या है, महाधिवक्ता है। तो ये लोग मिलकर के क्या है, राज्य की कार्यपालिका का निर्माण करते हैं और राज्य में जो कानून बना है उनको लागू करने की जिम्मेवारी इन्हें ही सौंपी गई है। राइट, ये बात हो गई। दो संस्था आप समझ गए। राइट, एक का काम हमने क्या बताया सर, कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना। दूसरा हमने बताया कानून को लागू करना, लागू करना। और तीसरा है विवादों का निपटारा करना। राइट, विवादों का निपटारा करना, विवादों का निपटारा करना। ये संस्था जो है कि कानून बनाने वाली संस्था अलग है, कानून को लागू करने वाली संस्था अलग है। राइट, कानून जो बनाएगा वो क्या है, कानून जो बनाएगा वो विधायिका है, कानून को जो लागू करेगी वो कार्यपालिका है और विवादों का जो निपटारा करती है वो हमारी न्यायपालिका है यानी जुडिशियरी है। राइट, और दो स्तरों पर हमने आपको बताया कि केंद्रीय स्तर की जो विधायिका है, केंद्रीय स्तर की विधायिका, केंद्रीय स्तर की विधायिका, ठीक है, संसद कहते हैं। राइट, और राज्य स्तर की विधायिका को राज्य विधानमंडल कहा जाता है, विधानमंडल। राइट, राज्य विधान मंडल कहते हैं। संसद में पूछेगा कौन कौन लोग सम्मिलित होते हैं, तो संसद का गठन होता है 3 लोगों से मिल करके। ठीक है, संसद का जो गठन होता है 3 लोग हैं इसमें, एक है राष्ट्रपति, दूसरा है ना राज्यसभा और तीसरा है लोकसभा। राइट, इन तीनों से मिलकर के संसद का गठन होता है। उसी तरह से राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल बनता है राज्यपाल से, हमने आपको बताया। राज्य विधान परिषद, विधान परिषद और विधानसभा, वीएस मतलब विधानसभा। राइट, इन तीनों से मिलकर के केंद्रीय विधायिका और राज्य की विधायिका का निर्माण होता है। राइट, निर्माण होता है। उसी तरह से कार्यपालिका हमने देखा। कार्यपालिका जो है आपको, ठीक है, कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका है कार्यपालिका भी हमने आपको बताया 2 स्तरों पर है। कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्रीय और राज्य की कार्यपालिका, है ना, केंद्रीय कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका। इसमें कौन कौन लोग होंगे, तो हमने आपको नाम बताया मोटा मोटी। राष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति हो गए, फिर आपको केंद्रीय मंत्रिपरिषद, फिर हो गए नौकरशाही के सदस्य, नौकरशाही के सदस्य, जितने भी ब्यूरोक्रेसी के मेंबर हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा जो हो गया वो आपको क्या है, महान्यायवादी, महान्यायवादी। ये लोग क्या कहलाते हैं, केंद्रीय कार्यपालिका के हिस्सा है। राइट, उसी तरह से राज्य की कार्यपालिका हमने बताया आपको, राष्ट्रपति की जगह पर राज्यपाल आ जाएंगे। यहाँ राज्यपाल आ जाएगा, केंद्र की जगह राज्य की मंत्रिपरिषद हो जाएगी। नौकरशाही के सदस्य जो हैं वो राज्य की नौकरशाही के सदस्य हो जाएंगे। महान्यायवादी की जगह पर आपको महाधिवक्ता हो जाएंगे। तो ये मोटा मोटी क्या है, केंद्रीय कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका है हमारी। ठीक है, समझ गए आप, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका हम किसको बोलते हैं, तो इसको हम थोड़ा रब करते हैं, फिर हम फ्रेश पेज में आपको न्यायपालिका समझाते हैं। राइट, न्यायपालिका आपको हम, हाँ, तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे कार्यपालिका। कार्यपालिका हमने आपको बताया है 2 स्तरों पर है, केंद्रीय कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति शामिल होते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद,
नौकरशाही के सदस्य, केंद्रीय नौकरशाही के सदस्य और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये इससे मिलकर के केंद्रीय कार्यपालिका का निर्माण होता है। उसी तरह से राज्य स्तर की कार्यपालिका होती है, उसमें राज्यपाल होते हैं, राज्य की मंत्रिपरिषद होती है, साथ ही साथ आपको राज्य की नौकरशाही के सदस्य होते हैं और राज्य का महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है। इनसे मिलकर के राज्य की कार्यपालिका का निर्माण होता है, राइट, राज्य की कार्यपालिका का निर्माण होता है। अब हम लोग देखते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होता है, ठीक है। न्यायपालिका हमने आपको बताया कि विवादों का निपटारा करने के लिए न्यायपालिका का गठन किया जाता है, ठीक है। न्याय देने के लिए, न्याय को सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका का गठन किया जाता है, राइट। तो आइए, न्यायपालिका तीसरी संस्था है न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है यानी जुडिशियरी। जुडिशियरी हमारे जो देश में है उसका क्या काम है, तो विवादों का निपटारा करना, राइट। विवादों का निपटारा करना, विवादों का निपटारा करना, राइट। तो जिस तरह से कार्यपालिका और विधायिका को बांटा गया है दो स्तरों में, न्यायपालिका के लिए ऐसी कोई है ना, इस तरह से किसी तरह का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया। जैसे वर्गीकरण विधायिका और कार्यपालिका का है, न्यायपालिका वर्गीकृत नहीं है। न्यायपालिका हमारे पूरे भारतवर्ष की एक है, ठीक है, एकीकृत न्यायिक प्रणाली हमारे यहाँ। क्योंकि हाईकोर्ट में जो जजेस की नियुक्ति होती है उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। राज्यपाल उनकी नियुक्ति नहीं करते हैं, राइट। उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो न्यायिक जो व्यवस्था है वो क्या है, पिरामिडल स्ट्रक्चर में हमारी न्यायिक व्यवस्था, ठीक है। हमारी न्यायिक व्यवस्था पिरामिडल स्ट्रक्चर में है, जिसमें यहाँ पर आपको आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाएंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर आइए आप हाई कोर्ट और फिर है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो मैटर होता है, मैटर पर डिपेंड करता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना। जैसे सिविल मामले पर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनवाई कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सिविल कोर्ट सुनवाई कर रहा है, ठीक है। जगह का मैटर हो, ज़मीन का मैटर हो, है ना, दहेज का मैटर हो, विवाह का मैटर हो, ये सब क्या है, ये सब सिविल मामला है। और जैसे ही सिविल मामले में हिंसा का प्रयोग हो गया तो फिर वो क्या हो गया, आपको क्रिमिनल मैटर हो गया, राइट। और उस क्रिमिनल मैटर के लिए जो जज सुनवाई करता है, जो कोर्ट बैठती है उसको बोलते हैं क्रिमिनल कोर्ट या सेशन कोर्ट, और जो जज सुनता है उसको बोलते हैं सेशन जज या क्रिमिनल जज, ठीक है, ये कहा जाता है। तो मैटर के उस हिसाब पर डिपेंड करता है सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, या इसको बोला जाता है सेशन कोर्ट, ठीक है। सत्र न्यायालय बोलते हैं, सत्र न्यायालय। और न्यायाधीश जो सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, उनको सत्र न्यायाधीश कहेंगे, सत्र न्यायालय, ठीक है। और ये होता है आपको दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, दीवानी न्यायालय, और क्रिमिनल कोर्ट को बोलते हैं फौजदारी न्यायालय, राइट, इसको कहते हैं फौजदारी न्यायालय। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब मैटर पर सुनवाई करेगा तो वो डिपेंड करता है कौन सा मैटर सुन रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। और सिविल मैटर सुनेगा तो सिविल कोर्ट हो जाएगा, जज कहलाएंगे सिविल जज। क्रिमिनल मैटर सुनेंगे तो क्रिमिनल कोर्ट हो जाएगा या सेशन कोर्ट हो जाएगा, जज साहब कहलाएंगे क्रिमिनल जज या सेशन जज कहेंगे, ठीक है। सेशन जज कहा जाता है, सत्र न्यायाधीश कहा जाता है, राइट। तो ये हो गई। तो किसी भी मैटर की सुनवाई यहीं से शुरू होगी, ठीक है। यानी सीआरपीसी का एक नियम है कि कोई भी मैटर को हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर सुनवाई नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर सुना नहीं जा सकता है। जब भी सुनवाई होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही सुनवाई होगी। आप डायरेक्ट सोचेंगे मर्डर के मामले को हम हाई कोर्ट में ले जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनेगा, क्रिमिनल मामला है, मर्डर का मामला है, ठीक है,
रेप का मामला है तो कौन सुनेगा, सेशन कोर्ट सुनेंगे या क्रिमिनल कोर्ट सुनेंगे। सेशन कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट में हम हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस तरह की न्यायिक प्रणाली को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशियरी, इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशियरी, यानी इसको कहा जाता है सर एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, राइट, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था कहा जाता है। आप डायरेक्ट यहाँ नहीं जा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आपको सुनवाई करनी पड़ेगी नीचे से ही। लेकिन अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है। अपवाद है कि आप फंडामेंटल राइट के मामले में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। बाकी दूसरे मामलों में आपको नीचे से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट यहाँ सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में, है ना, हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, अपील नहीं कर सकते, अप्रोच करना, आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। उसमें वर्ड पर ध्यान दीजिए, अपील हम नहीं बोल रहे हैं, अपील मतलब नीचे से ऊपर, लेकिन यहाँ आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चल जाएंगे। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट आपके लिए क्या करेगा, है ना, 5 प्रकार की रिट की व्यवस्था किया गया है संविधान में, और वो रिट, है ना, अलग अलग स्थितियों में अलग अलग रिट सुप्रीम कोर्ट निर्गत कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट निर्गत कर सकता है, इशू कर सकता है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट निर्गत कर सकता है, इशू कर सकता है, जारी कर सकता है, राइट। वो 5 प्रकार की कौन सी रिट है थोड़ा सा हम बता दें आपको, ठीक है। 5 प्रकार की जो रिट है, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो रिट है, रिट का मतलब होता है सुपर कमांड। रिट का मतलब क्या होता है, ऑर्डर, सुपर कमांड, WRIT, रिट पिटीशन होता है वो, ठीक है। तो उसमें जो 5 प्रकार की रिट है, एक को बोलते हैं सर बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है आपको, है ना, परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, और 5वां है अधिकार परीक्षा। राइट, ये 5 प्रकार की रिट जो है कि सुप्रीम कोर्ट इशू करेगी 32 के तहत, और यही 5 प्रकार की रिट हाई कोर्ट इशू करेगी 226 के तहत, ठीक है, 226 के। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब हो गया कि बंदी को प्रत्यक्ष कीजिए, टू हैव द बॉडी। अगर किसी पुलिस अधिकारी ने या किसी गुंडे ने, मवाली ने, मजनू भाई टाइप का जो आदमी होता है, गुंडा टाइप का जो आदमी होता है, अगर किसी को क्या कर लेता, नज़रबंद कर लेता है, ठीक है, अवैध नज़रबंदी कर लेता है और उसको छोड़ नहीं रहा, बिना वजह के उसको क्या कर रहा, बंद करके रखे हुआ, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका, है ना, निर्गत करेगी कि आप उसको क्या कीजिए, छोड़िए, ठीक है। यानी इसका उद्देश्य क्या होता है, अवैध बंदीकरण को रोकना, ठीक है, अवैध बंदीकरण जो किया गया उसको रोकने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका निर्गत की जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। दूसरा है परमादेश। परमादेश यानी परम आदेश, वी कमांड, ऊपर से दिया हुआ आदेश। ये आदेश कौन देता है, तो सुप्रीम कोर्ट देता है 32 के तहत, हाई कोर्ट 226 के तहत। किसको देगा ये आदेश, तो लोक अधिकारी को देगा, पब्लिक अथॉरिटी को देगा। लोक अधिकारी यानी पब्लिक सर्वेंट, जो भी आप लोग किसी भी सेवा में जा रहे हैं, आप लोग क्या बनने जा रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट आप बनने जा रहे हैं, तो आपके विरुद्ध ये क्या है, ये रिट इशू की जा सकती है। अगर आप अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत इस रिट को इशू कर सकता है और हाई कोर्ट 226 के तहत सेम रिट को इशू कर सकता है, ठीक है। अगर आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, सही आपका व्यवहार नहीं है ऑफिस में, सही आचरण नहीं है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये रिट इशू की जा सकती है, बंदी प्रत्यक्ष परमादेश। तीसरा है प्रतिषेध।
प्रोहिबिशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। जैसे उसका इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण को बोलते हैं हेबियस कॉर्पस, परमादेश को कहते हैं हम मैंडामस, प्रोहिबिशन को प्रतिषेध प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण हो गया सर्टियोररी, और अधिकार परीक्षा हो गया आपको को वारंटो। 5 प्रकार की रिट है, 2 हम लोगों ने देख ली, तीसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन, ये रिट आपको है ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों निर्गत कर सकती है। किसके खिलाफ निर्गत होगी, किसके विरुद्ध इसको निर्गत किया जाएगा, तो पहला बात है कि न्यायिक संस्था के विरुद्ध इसको निर्गत किया जा सकता है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ, डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ इसको है ना निर्गत किया जा सकता है, और साथ ही साथ आपको अर्ध न्यायिक संस्था होते हैं उनके खिलाफ भी इसको निर्गत किया जा सकता है, ठीक है। तो ये रिट अवैध जो आपको क्या बोलते हैं उसको क्षेत्राधिकार का उल्लंघन अगर से है ना हुआ है, और कोई मैटर है जैसे रांची का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो बोकारो के किसी मैटर पर सुनवाई कर रहा है, तो ये क्या है उसके क्षेत्राधिकार का उल्लंघन है। मैटर अभी डिसीजन आया नहीं है, रांची डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसीजन दिया नहीं है, लेकिन फैसला अभी पेंडिंग है, आया नहीं है। ऐसी की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगा, प्रतिषेध रिट इशू करेगा कि आप अपना जो दायरा है उसी दायरे में रह के काम कीजिए, अन्यथा आप दंड के भागीदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों, राइट, तो रोकेगा उसको कि मत कीजिए, ठीक है। दूसरा है उसी तरह से आपको उत्प्रेषण हो गया। उत्प्रेषण में क्या है, आपको उत्प्रेषण की जो याचिका है वो क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके अगर फैसला सुना देता है तो ऐसी स्थिति में उत्प्रेषण की रिट इशू करेंगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों, राइट। रांची का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोकारो के मैटर पर आपको फैसला ले लेता है, निर्णय ले लेता है, तो ऐसी स्थिति में क्या है वो क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उत्प्रेषण रिट इशू करेगा, हाई कोर्ट भी उत्प्रेषण रिट इशू कर सकता है, ठीक है। तो क्या होगा आपको, उसको क्या होगा, उसको दंड मिलेगा, ठीक है, अगर कोई निर्णय ले लिया है तो, ठीक है, वो क्या होगा, दंड का भागीदार होगा, ठीक है। तो ये है फेजेस का अंतर है, सिर्फ अवस्था का अंतर है। अगर निर्णय नहीं आया है तो प्रतिषेध, निर्णय आ गया है तो उत्प्रेषण, राइट। दोनों क्या है, न्यायिक संस्था के विरुद्ध भी जारी होगी और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध भी। अर्ध न्यायिक संस्था का मतलब हो गया कि वैसी संस्था जिन्हें क्या है, कुछ न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं, लेकिन उन संस्थाओं में न्यायाधीश नहीं है, ठीक है, न्यायाधीश उसमें नहीं बैठते हैं। जैसे कैट हो गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो गया, सैट हो गया, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो गया, TRAI हो गया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सब जगह पर लोक अधिकारी बैठते हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को इसका चेयरमैन बनाया जाता है। मोस्टली जो IAS अफसर होते हैं 30-35 साल सेवा कर चुके हैं, उन्हें यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो वो तो क्या है, न्यायाधीश तो नहीं है वो, लेकिन क्या उनकी काम की प्रकृति न्यायिक है, ठीक है, डिसीजन ले रहे हैं, फैसला सुना रहे हैं, मतलब क्या है, न्यायिक प्रकृति का काम है। तो इनके खिलाफ भी क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है। तो न्यायिक संस्था, अर्ध न्यायिक संस्था, दोनों ही संस्था के खिलाफ किया जा सकता है, राइट। ये बात हो गई। उसी तरह अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या है, को वारंटो। इसमें पूछता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पूछेगा बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से आप किसी पद को प्राप्त कर लिए हैं, यानी आपके दावों का है ना, आपके दावों की जांच की जाएगी, ठीक है, कि आपने किसी पद को किस अधिकार से प्राप्त किया है, ठीक है। कोई अधिकारी है वो उस किसी अमुक पद के लिए है ना योग्य नहीं है, योग्यता नहीं रखता है, लेकिन फिर भी वो पद को क्या है, प्राप्त किए हुआ है। कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है लेकिन वो क्या है, काम कर रहा है चीफ इंजीनियर वाला, तो ये तो सही नहीं है बात। आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है तो आप क्या काम करेंगे, आपका दायित्व है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का काम करना, लेकिन आप अपना आचरण कर रहे हैं चीफ इंजीनियर वाला, मुख्य अभियंता वाला, तो ये क्या है, आपके अधिकार में ये नहीं आता है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, हाई कोर्ट 226 के तहत आपसे पूछेगा कि बाय व्हाट अथॉरिटी, आप किस अधिकार से चीफ इंजीनियर की हैसियत से काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपका अधिकार ये नहीं है। आपको अपना क्या करना पड़ेगा, आपको अपना पक्ष रखना होगा, और न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आपके दावों की जांच करेगा,
ये वाली रिट इशू करके, अधिकार परीक्षा की रिट इशू करके। तो ये 5 प्रकार की रिट है, दोनों ही इशू करते हैं। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिए ताकि समझ आए चीज़ों को, ठीक है, समझ में आए। तो हम लोग जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो और बहुत डिटेल्ड में हम लोग समझेंगे, ठीक है। अभी एक ओवरव्यू था, थोड़ा सा पिक्चर दिए अभी, ठीक है, ये बात हो गई। तो ये 5 प्रकार की रिट दोनों ही इशू करती हैं। तो ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात कि विधायिका का काम है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम है उन कानूनों को लागू करने के लिए नीतिगत निर्णय लेना, और न्यायपालिका का काम है विवादों का निपटारा करना, न्याय देना। ये काम है न्यायपालिका का हमारे। और जब ये तीनों लोग मिल करके काम करेंगे, सहयोग और समन्वय के साथ काम करेंगे, जब इन्हीं नियमों और कानूनों को हम सूचीबद्ध कर देते हैं, लिस्टेड कर देते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है सर? संविधान का नाम दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यानी जिन नियमों और कानूनों के तहत किसी देश के शासन का संचालन किया जाता है, उन्हें हम संविधान की संज्ञा देते हैं, संविधान कहते हैं। यानी कलेक्शन ऑफ दोज प्रोविजंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच अ कंट्री इज गवर्नड इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कहा जाता है, राइट। अब हम लोग संविधान पर आए। अब तक हम लोगों ने पॉलिटी समझा, अब हम लोग किस पर आए? संविधान के ऊपर चले आए, राइट। तो आइए संविधान की एक परिभाषा लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए, उसके बाद हम लोग और डिटेल में चर्चा लेंगे, राइट। तो इसको हम थोड़ा सा रब करेंगे, ठीक है, इसको रब करेंगे, देन फिर हम लोग आगे की चर्चा लेंगे, राइट। हाँ, तो हम लोग ये जानने और समझने का प्रयास कर रहे थे कि संविधान किसको बोलते हैं। तो हमने बताया कि जिन नियमों और कानूनों को हम सूचीबद्ध कर देते हैं, यानी नियमों और कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिसके आधार पर देश के शासन का संचालन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं सर? संविधान बोलते हैं। यानी कलेक्शन ऑफ दोज प्रोविजंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच अ कंट्री इज गवर्नड इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कहा जाता है, राइट। तो एक परिभाषा लिखते हैं बोर्ड पर ताकि आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हों, स्पष्ट हो जाएं सारी चीज़ें, ठीक है। एक परिभाषा लिखते हैं संविधान की। नियमों एवं कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिसके आधार पर, इसको हम संविधान बोलेंगे, यहाँ संविधान लिख देते हैं, ठीक है। नियमों एवं कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिसके आधार पर देश के शासन का संचालन किया जाता है, उसे संविधान कहा जाता है, उससे संविधान कहा जाता है, ठीक है, उसे संविधान कहा जाता है, राइट। नियमों एवं कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिसके आधार पर देश के शासन का संचालन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं सर? संविधान की संज्ञा देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, राइट। उसी तरह से राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, यह संविधान का, इसको लिख लीजिए थोड़ा, यह संविधान का व्यवहारिक पक्ष है। यह संविधान का व्यवहारिक पक्ष है, यानी प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है? थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, ठीक है, सैद्धांतिक पक्ष है हमारा संविधान, और उसका व्यवहारिक रूप पॉलिटी दिखता है, ठीक है। सैद्धांतिक पक्ष संविधान है, व्यवहारिक पक्ष राज्य व्यवस्था है, राइट।
जिसमें सम्मिलित होते हैं, जिसमें मुख्यतः लिखिए प्राइमरली, है ना, इट इज अ pragmatic aspect of constitution which primarily deals with, जैसे अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, जिसमें मुख्यतः शामिल होते हैं। कौन कौन है? तो 3 बातों को लिखिए यहाँ पर। एक है आपको संसदीय कानून, ठीक है, एक है आपको संसदीय कानून, दूसरा लिखें आप लोग, है ना, न्यायपालिका का निर्णय, और तीसरी बात है आपको संविधान के अतिरिक्त विकसित निकाय, संविधान के अतिरिक्त विकसित हुआ निकाय, संविधान के अतिरिक्त विकसित हुआ निकाय, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं पॉलिटी कहते हैं, राइट। यानी पॉलिटी जो है संविधान का व्यवहारिक पक्ष है, जिसमें मुख्यतः शामिल होते हैं संसदीय कानून यानी पार्लियामेंट्री इनैक्टमेंट्स, अगर इंग्लिश लिख रहे हैं तो पार्लियामेंट्री इनैक्टमेंट्स, न्यायपालिका का निर्णय यानी रूलिंग ऑफ जुडिशियरी या जुडिशियल वर्डिक्ट लिख सकते हैं आप इसको, और अगर आप इसको तीसरी बात संविधान के अतिरिक्त विकसित हुआ निकाय यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है इसको, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात, ठीक है। संविधान और राज व्यवस्था के बीच का अंतर, संविधान हमारा सैद्धांतिक पक्ष है जबकि राज व्यवस्था हमारा व्यवहारिक पक्ष है ना, व्यवहारिक पक्ष है, प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हमारी पॉलिटी है, और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट यानी सैद्धांतिक पक्ष हमारा संविधान है, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 17 हम लोग पढ़ते हैं, अनुच्छेद 17 हम लोग में बताया गया है कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध होगा, अनटचेबिलिटी शैल बी ए पनिशेबल ऑफेंस, राइट। तो अनटचेबिलिटी शैल बी ए पनिशेबल ऑफेंस बोलता है, तो ये तो सिर्फ बता रहा है कि अस्पृश्यता छुआछूत एक दंडनीय अपराध होगा, लेकिन अगर कोई छुआछूत करता है, अस्पृश्यता करता है, तो उसको दंड क्या दिया जाएगा, उसकी चर्चा हमारे संविधान में नहीं किया गया है, ठीक है। और ना ही अस्पृश्यता को परिभाषित किया है हमारे संविधान में, ठीक है। उसको परिभाषित करने का काम हमारा जो करता है वो संसदीय कानून करता है। अस्पृश्यता को जो डिफाइन करने का काम है वो कौन सा कानून करता है? संसदीय कानून करता है। संसद ने 1955 में एक कानून बनाया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, अनटचेबिलिटी, है ना, अनटचेबिलिटी एबोलिशन एक्ट 1955, राइट। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया 1955 में, और इसमें बताया कि कौन कौन से कृत्य जो होंगे वो अस्पृश्यता के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे, राइट। जैसे सार्वजनिक स्थलों पर जाति के आधार पर किसी को प्रवेश नहीं देना, ये क्या है? हमारा अस्पृश्यता का उदाहरण है। सार्वजनिक जो हमारे ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं उनमें किसी को क्या करना है? मनाही करना, वर्जित करना प्रवेश देने से, बस है, ट्रेन है, ऐसे कुल मिलाकर के, है ना, कई कृत्यों को शामिल किया गया है कि कौन से कृत्य जो हैं कि आपको अस्पृश्यता में शामिल किए जाएंगे। तो उसको डिफाइन करने वाला जो कानून है हमारा वो संसद का कानून है, ठीक है। तो आर्टिकल 17 जो है, आर्टिकल 17 जो बोलता है कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध होगा, राइट, दंडनीय अपराध होगा, यानी अनटचेबिलिटी शैल बी ए पनिशेबल ऑफेंस, शैल बी ए पनिशेबल ऑफेंस यानी 100% दंडनीय अपराध होगा, इफ एंड बट कहीं पर कुछ नहीं है, राइट। शैल बी ए पनिशेबल ऑफेंस कहता है 17। और इस अस्पृश्यता को डिफाइन करने के लिए जो संसद ने कानून बनाया है उस कानून का क्या नाम है सर? उस कानून का नाम है
अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, निवारण अधिनियम 1955। इसमें बताया गया है कि कोई अगर अस्पृश्यता करता है तो सजा क्या दी जाएगी, वो ये बताता है। कौन कौन से कृत्य आपके अस्पृश्यता में शामिल होंगे वो बताता है ये, ठीक है। सजा क्या होगी ये बताएगा, क्योंकि सजा के स्वरूप तो कई होते हैं, दंड के कई सारे स्वरूप होते हैं। अगर आप नो एंट्री में चले गए तो आपकी चालान कट जाएगी, ट्रैफिक रूल्स को अगर आप फॉलो नहीं किए तो चालान कट जाएगी, तो ये भी क्या दंड का एक स्वरूप है। अगर किसी को आप मार दिए, पीट दिए, चोट आ गई उसको, तो क्या है वहाँ पर भी क्या है, आपको हो सकता है कि पुलिस लॉकअप में एक दिन के लिए जेल में डाल दिया जाए, वो भी क्या है सजा का स्वरूप है। किसी का मर्डर कर दिए तो हो सकता है आपको 14 साल की सज़ा हो जाए, हो सकता है क्या हो ही जाएगी, ठीक है, 14 साल की सज़ा 302 के तहत, ठीक है। सीआरपीसी जो है आईपीसी 302 है, उसके तहत क्या है 14 साल की सज़ा। अगर आप मर्डर के साथ साथ और कुछ घृणित काम कर दिए, उसको एकदम काट दिए, काट करके पीस पीस में बांट दिए उसको, ठीक है, मर्डर ऐसा किए, निर्ममता पूर्वक हत्या कर दिए उसका, यानी फिर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला हो जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। ऐसा कभी किसी के साथ हुआ नहीं है, देखने को नहीं मिला है, तो ऐसे कृत्य में क्या होगा, आपको मौत की सजा हो सकती है। तो ये भी क्या है दंड का स्वरूप, ये भी है, समझ रहे बात। तो क्या इसके लिए दंड होगा, ठीक है, दंड के स्वरूप तो कई हैं, लेकिन इसके लिए दंड क्या होगा वो बताता है हमारा ये कानून, ठीक है ना, ये कानून बताता है। ये बात हो गई। उसी तरह से न्यायपालिका का निर्णय, न्यायपालिका ने भी क्या है समय समय पर है ना अपना निर्णय सुनाया है, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 19 हम लोग पढ़ते हैं, 19 में क्या बताया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है अनुच्छेद 19, है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अनुच्छेद 19 में। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो दिया गया है, तो क्या उसमें सिर्फ आपको है ना जो आप लिखित या मौखिक जो देते हैं सिर्फ वही है, तो नहीं। अनुच्छेद 19 को सरकार ने क्या किया है, उसमें इंटरनेट तक पहुंच की स्वतंत्रता को भी क्या है आपकी अभिव्यक्ति में शामिल किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 19 के तहत जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके अंतर्गत आपको क्या दिया गया है, आपको शामिल किया है इंटरनेट तक पहुंच। हम लोग आज इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है आपको इसी के तहत हम लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया है, राइट। उसी तरह से अनुच्छेद 21 हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 21 को सुप्रीम कोर्ट ने विस्तारित किया है, कई मामले में अनुच्छेद 21 को पूरी तरह से विस्तारित किया है। जैसे आप लोग अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे तो उसमें क्या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है ना, राइट टू, है ना, क्या है आपको पर्सनल फ्रीडम की बात है, राइट, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल फ्रीडम। तो लाइफ क्या है, इसमें बोला गया है कि अनुच्छेद 21 जो है वो बोलता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन को हम है ना जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसी के तहत हम छीन सकते हैं, अन्यथा हम नहीं छीन सकते हैं जीवन को, ठीक है। उसी तरह से पर्सनल फ्रीडम, किसी की पर्सनल फ्रीडम को, किसी को जेल में हम डाल रहे हैं तो उस नियम के तहत डालेंगे, कानून के तहत डालेंगे, यानी कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके तहत हम किसी के जीवन को छीन सकते हैं, किसी की स्वतंत्रता को हम छीन सकते हैं। तो स्वतंत्रता को जो छीना जा रहा है, इस स्वतंत्रता को सरकार ने क्या किया है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इस लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को हमारी सुप्रीम कोर्ट ने विस्तारित करने का प्रयास किया गया कि लाइफ में और क्या क्या शामिल होगा, ठीक है। जीने का अधिकार लाइफ के अंतर्गत शामिल किया गया है। उसी तरह से मरने का अधिकार भी क्या है लाइफ के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसको बोलते हैं इच्छा मृत्यु का अधिकार, ठीक है। यूथेनेसिया कहते हैं उसको हम लोग, पैसिव यूथेनेसिया को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है हमारे देश में। उस ये जो मामला था ये अरुणा शानबाग का केस हुआ था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूथेनेसिया को एक्सेप्ट किया कि अगर किसी की स्थिति खराब है, दयनीय स्थिति है, वो मरने वाली है ना, शी इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डाई, अगर वो मरने की कगार पर है तो क्या किया जा सकता है, उसको उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो उसकी मृत्यु, यानी वो एक बहुत ही जो है कि पेन झेल रही है, कष्टप्रद स्थिति में है ना, और बहुत ही ज़्यादा क्या है आपको उसकी वो 24 घंटा बेड पर है और बहुत ही ज़्यादा उसको पेन है, वो चाह रही है कि हमको क्या मिल जाए, छुटकारा मिल जाए।
तो ऐसी स्थिति में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शानबाग के केस में बताया कि आपको क्या यूथनेसिया का अधिकार भी एक क्या है, हमारा आर्टिकल 21 का ही हिस्सा है। उसी तरह से आपको जो है कि हम लोग विदेश यात्रा का अधिकार हो गया, पासपोर्ट का अधिकार हो गया, जो मेनका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको विस्तारित करने का प्रयास किया। उसी तरह से स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हो गया, जो कि MC मेहता के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया, एक्सप्लेन किया कि ये स्वच्छ पर्यावरण भी हमको चाहिए, ठीक है, साफ सुथरा हमको हवा चाहिए, पानी चाहिए, सब चीज़ चाहिए, क्या स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता के केस में दिया। तो ये सब क्या हो रहा है, सब अनुच्छेद 21 को विस्तारित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है उसको विस्तारित करने का प्रयास कर रही है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आ रहा है अनुच्छेद 19 पर और अनुच्छेद 21 पर, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 पर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ रहा है वो क्या है, हमारा पॉलिटी का हिस्सा है, यानी न्यायपालिका का जो निर्णय आ रहा है वो क्या, पॉलिटी का हिस्सा है। जबकि अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 संविधान का हिस्सा है, लेकिन उससे संबंधित जो न्यायपालिका का निर्णय आ रहा है वो हमारा पॉलिटी का हिस्सा है, राज व्यवस्था का हिस्सा है, राइट। उसी तरह से एक तीसरी बात है, संविधान के अतिरिक्त विकसित हुआ निकाय, यानी संविधान में उसकी चर्चा नहीं है, वैसा निकाय जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है उसको बोलते हैं संविधान के अतिरिक्त विकसित हुआ निकाय, ठीक है। समझ में आ गई बात। जैसे आपको हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे पहले समझ लीजिए कि 3 तरह की बॉडी होती है, थोड़ा सा हम इसको रब करके बता देते हैं ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाए, इसको हम थोड़ा रब कर रहे हैं, ठीक है। संविधान के अतिरिक्त विकसित हुआ निकाय मतलब जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है। ऐसे 3 तरह के निकाय होते हैं, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। एक बोलते हैं संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय। दूसरा कहते हैं सर हम लोग, है ना, सामविधिक, सामविधिक निकाय। और तीसरी बॉडी है आपको, है ना, कार्यपालक, कार्यपालक निकाय, राइट। तो संवैधानिक निकाय यानी जिसकी चर्चा संविधान में की गई है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंग्लिश में लिखना चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी, 3 तरह की बॉडी हैं। जिसकी चर्चा संविधान में हो वो कैसा निकाय होगा, संवैधानिक निकाय होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगा। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे फाइनेंस कमीशन, जैसे आपको CAG, ये सब क्या है हमारी, ये सारी जो संस्थाएं हैं ये सब हमारी संवैधानिक निकाय हैं। जैसे UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब क्या है, संविधान में चर्चा की गई है, ठीक है। तो ये क्या है, संवैधानिक निकाय हो गया। सबके बारे में हम लोग डिटेल्ड में पढ़ेंगे जब चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। तो उसी तरह से सांविधिक निकाय, सांविधिक निकाय में जिसको क्या है, कानून के माध्यम से जिसका गठन किया गया उसको बोलते हैं क्या, सांविधिक निकाय। जैसे हम देख सकते हैं NHRC 1992 का कानून बना करके क्या हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया और हर एक प्रत्येक राज्य में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन किया गया। क्या है, ये हमारी सांविधिक निकाय हो गई, कानून के माध्यम से बना। उसी तरह से कार्यपालक निकाय, कार्यपालक निकाय से हमारा क्या आशय हो गया कि वैसा निकाय जिसका गठन जो है कि कार्यपालिका के आदेश मात्र से कर दिया गया है, वैसे इस तरह के निकाय को कार्यपालक निकाय कहा जाता है ना। आपको एग्जीक्यूटिव बॉडी कहा जाता है, जिसमें आ गए आपको नीति आयोग NITI, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, यानी प्लानिंग कमीशन के जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया है। तो ये 3 तरह के निकाय हैं। इसमें से जो संविधान के अतिरिक्त विकसित हुआ निकाय है वो ये दोनों है, ठीक है, क्योंकि संविधान में जिसकी चर्चा वो कौन सा निकाय हो गया, संवैधानिक निकाय हो गया। बाकी संविधान में जिसकी चर्चा नहीं है, कानून के माध्यम से आया है और कार्यपालिका के आदेश मात्र से आया है, वो क्या हो गया, आपको कार्यपालक निकाय हो गया, ठीक है। तो सबसे ताकतवर निकाय है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मैथ्स की भाषा में, उसके बाद स्टैट्यूटरी बॉडी और देन फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी। समझ गए बात आप लोग। सबसे ताकतवर कौन सा निकाय है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, UPSC, स्टेट PSC, पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, राइट, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सब क्या संवैधानिक निकाय है।
उसके बाद है संविधिक निकाय, NHRC हो गया, ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम हो गया, RTI हो गया, ये सब क्या सांविधिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडी। तीसरा है आपको कार्यपालक निकाय, एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो ये कुल मिलाकर के आज एक डिटेल्ड चर्चा ले लिए हम। संविधान किसको बोलते हैं, राज्य व्यवस्था किसको बोलते हैं, संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के बीच का अंतर क्या है, उसको हम लोगों ने जानने और समझने का प्रयास किया। एक बहुत ही है ना डिटेल्ड अंदाज में हम लोगों ने इसको जानने और समझने का प्रयास किया, क्या क्या है और कैसे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज क्लास हम यहीं वाइंड अप करेंगे। जब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे की बात हम लोग करेंगे, इसके आगे की बात हम लोग करेंगे। होपफुली आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्रिस्टल क्लियर होगा, राइट। तो आज हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।